Hi guys, very warm welcome. Welcome to our Prepkar Academy. I am your English educator Sanjay Singh. Today I am going to teach you reordering of sentences, which is very important for upcoming board examination. तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले जानते हैं रीऑर्डरिंग होती क्या है। रीऑर्डरिंग का मतलब होता है शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कर कर एक शुद्ध वाक्य बनाना। बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से हमको 2 मार्क्स प्राप्त होंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसमें क्वेश्चन गलत दिया रहता है, मतलब शब्द आगे पीछे करके दिए रहेंगे, हमको एक सही शब्द लिखना होगा। तो रीऑर्डरिंग पढ़ते समय हमको थोड़ा सेंटेंस के बारे में जानना होगा। सेंटेंस क्या होता है, तो शायद आप लोगों को सेंटेंस के बारे में पहले से ही पता है। शब्दों का एक सार्थक समूह होता है जिसका एक मीनिंग होता है, वही होता है वाक्य। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो बच्चों सेंटेंस हम लोगों को पता है, लेकिन रीऑर्डरिंग करते समय हमको सेंटेंस को कई भागों में बांटना पड़ता है। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो आज हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फिर रीऑर्डरिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात करते हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच वी टॉक अबाउट। जैसे मैं एक सेंटेंस का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा रवि इज रीडिंग हिज बुक। तो अगर मैं यहां पर कहूं ये एक सेंटेंस है, इसको मैं डिवाइड करूं तो यहां पर ये सेंटेंस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला रवि और दूसरा इज रीडिंग हिज बुक। क्योंकि इसमें कार्य कौन कर रहा है या किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं रवि के बारे में। कौन पढ़ रहा है? हु इज रीडिंग? रवि इज रीडिंग। तो रवि आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी बचा हुआ पूरा भाग जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या कार्य हो रहा है, वो पूरा भाग कहलाता है प्रेडिकेट। जैसे इसमें लिखा है इज रीडिंग हिज बुक, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट है, क्योंकि ये बता रहा है कि रवि किताब पढ़ रहा है। अब प्रेडिकेट में क्या क्या होता है? प्रेडिकेट में आपका वर्ब आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है और कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। वर्ब का मतलब होता है किसी कार्य का होना या करना, या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताना, वही होता है वर्ब। जैसे मैं कहूं रवि किताब पढ़ रहा है, तो रवि कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ना वर्ब है। सबसे आसान है वर्ब पहचानना। अगर हिंदी अर्थ निकालोगे तो ज्यादातर लगभग वाक्यों के अंत में नानी ने आता है, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खेलना, कूदना आदि चीजें। इस तरह से ये वर्ब होता है। चाहे वो कार्य मैं खुद कर रहा हूं या वो कार्य किसी और के द्वारा हो रहा है। जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो पढ़ाना एक वर्ब हो गया। यहां पर लिखा है रवि पढ़ रहा है, रवि कार्य कर रहा है, रवि पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो यहां पर पढ़ना वर्ब हो गया। तो यानी चाहे मैं कार्य करूं चाहे दूसरा करे, यानी कार्य का होना या करना वर्ब है। कभी कभी कोई कार्य नहीं होता है, विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस भी हमको मिल जाते हैं, तो भी वहां वर्ब होती है। जैसे मैं कहूं राम इज अ स्टूडेंट। इस वाक्य में देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि राम एक विद्यार्थी है। इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल इसमें उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक स्टूडेंट है। तो ये भी एक वर्ब है। तो हमने आपको कहा किसी कार्य का होना या करना या किसी की स्थिति के बारे में जो शब्द हमको बताते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं मैं एक टीचर हूं, तो यहां पर मैं कार्य नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरी स्थिति है कि मैं टीचर हूं। लेकिन मैं कहूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना वर्ब है। और अगर मैंने कहा मैं टीचर हूं, तो वहां पर मेरी स्थिति है वो भी वर्ब है। तो वर्ब हम लोग जान लिए। फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है?
ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य का इफेक्ट पड़ता है, जैसे यहां पर लिखा था रवि इज रीडिंग हिज बुक। रवि कार्य तो पढ़ने का कर रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, यानी किताब पर कार्य हो रहा है, तो ये किताब आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट एक ऑब्जेक्ट ही होता है। जैसे एक सेंटेंस लिया जाए, मैं कहूं हमने सोहन को कप्तान बनाया, तो किसने कप्तान बनाया? हमने बनाया, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। किसको बनाया? सोहन को, सोहन ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या बनाया? कप्तान बनाया, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मिलकर प्रेडिकेट बनाते हैं, और सब्जेक्ट जो कार्य को करता है या जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। यानी कि अब यहां से हम लोग जान लिए प्रेडिकेट क्या होता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और इसको पहचानने के तरीके, अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट पहचानना है तो बहुत आसान होता है। आप किसी भी वाक्य में, अगर हिंदी में आप सब्जेक्ट निकालना चाहते हो तो कौन शब्द या किसने शब्द यूज करते हैं, और अंग्रेजी में हु यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा रवि किताब पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है? रवि पढ़ रहा है। हु इज रीडिंग? रवि इज रीडिंग। राम इज अ स्टूडेंट, कौन? राम, तो ये आपका सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट में आ जाते हैं। प्रेडिकेट यानी कि पूरा वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के प्रेडिकेट हो जाता है। तो प्रेडिकेट में जो हमारा मेन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपके पास दो वर्ड होते हैं, व्हाट और whom। व्हाट का मतलब होता है क्या, और whom का मतलब होता है किससे या किसको। इन शब्दों को लगाकर हम ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे रवि किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? रवि, रवि क्या पढ़ रहा है? तो रवि किताब पढ़ रहा है, किताब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। रवि एक स्टूडेंट है, रवि क्या है? स्टूडेंट है, तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। या मैं कहूं रवि ने सोहन को 5 रुपए दिए, किसने रुपए दिए? तो रवि ने, रवि सब्जेक्ट हो गया। किसे दिए? सोहन को दिए, तो सोहन क्या हो गया? किसे शब्द लगाया है, किसको शब्द लगाया, किसको दिए, किसे दिए? सोहन को दिए, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या दिए? 5 रुपए दिए। तो इस तरह से क्या और किसे, किसको, ये सब लगाने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, कौन लगाने पर सब्जेक्ट मिलता है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट के पार्टीशन पे। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम सब्जेक्ट को बांटे तो सब्जेक्ट को हम बांट देते हैं क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन वर्ड या हेड वर्ड में हमेशा नाउन आता है, अर्थात जैसे मैं यहां पर मैंने लिखा रवि, तो रवि ही आपका मेन वर्ड है, यही आपका हेड वर्ड है, और रवि नाउन है। जब वाक्य में एक ही सब्जेक्ट में जब एक ही शब्द होता है तो वो कहलाता है हेड वर्ड। जैसे यहां पर एक ही शब्द था, वही हेड वर्ड है। यहां भी एक शब्द था, वो हेड वर्ड है। लेकिन मैंने कहा ए बॉय इज गोइंग, a boy is going to school। अगर इस सेंटेंस में देखें, एक लड़का स्कूल जा रहा है, यहां पर सब्जेक्ट में आपके कितने वर्ड हैं? 2, बॉय और ए। तो ये हमारा हेडवर्ड है, यानी ये नाउन है, यही हमारा हेडवर्ड है। और उसके आगे जो लिखा है वो हमारा क्या बन जाता है? क्वालिफायर। ये तो बात हुई जब सब्जेक्ट में 2 शब्द होते हैं। सब्जेक्ट में 2 या 2 से ज्यादा 3 या 3 से ज्यादा 4 वर्ड भी हो सकते हैं, तब उसको कैसे डिवाइड करते हैं? फिर यही जो क्वालिफायर आपका होता है ये डिवाइड हो जाता है डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में, 3 पार्ट में। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स मतलब दिस, दैट, दीज, दोज, आर्टिकल ए एंड द, और पजेसिव प्रोनाउन हिज, हर, माई, आवर, योर, देयर, ये सब डिटरमिनर्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव आप लोग जानते हो, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिटी के बारे में बताते हैं, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल आदि चीजें। और फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस बट नॉट मेक्स अ कंप्लीट सेंस,
एंड देयर इज नो यूज ऑफ एनी वर्ब। यानी कि शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक मीनिंग होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है और इसमें कोई वर्ब नहीं यूज होती। जैसे मैंने कहा इन द हॉल, तो इसमें ध्यान से अगर आप लोग देखें तो 1 2 3 वर्ड है, 3 वर्ड से मिलके ये एक ग्रुप बना रहा है, तो ये आपका फ्रेज कहलाएगा। इसी तरह से ऑन द रोड ये ग्रुप बना रहा है, फ्रेज हो गया। इन द क्लास ग्रुप बना रहा है, फ्रेज हो गया। ऑन द टेबल ग्रुप बना रहा है, फ्रेज हो गया। इनका अपने आप में कुछ ना कुछ अर्थ है। इन द हॉल, हॉल में। ऑन द रोड, रोड पर। इन द क्लास, क्लास में। ऑन द टेबल, मेज पर। लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं है और एक कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा इन द हॉल, इन द हॉल, हॉल में क्या, अब कुछ बताया जाएगा कि हॉल में एक लड़का हॉल में बैठा हुआ है, एक लड़का रोड पर टहल रहा है, बिल्ली मेज पर कूद रही है। तो जब पूरा सेंटेंस बोलेंगे तभी अपना मीनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसलिए कंप्लीट मीनिंग ये नहीं दे पाते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। फिर प्रेडिकेट बटा होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में, और फिर सब्जेक्ट को बांटते हैं क्वालिफायर, मेन वर्ड में। अगर एक वर्ड है तो वही हमारा मेन वर्ड है और वो हमेशा नाउन होता है। 2 हो जाता है तो पहला मेन वर्ड, दूसरा क्वालिफायर। अगर 2 से ज्यादा हो जाते हैं, 3 4, तो डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। आइए कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिनके माध्यम से हम इन चीजों को डिवाइड करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा गर्ल इज लर्निंग हर लेसन। लड़की अपना पाठ पढ़ रही है, तो सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, कौन पढ़ रहा है, गर्ल, लड़की, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कार्य कर रही है पढ़ने का, तो ये वर्ब हो गया। और क्या पढ़ रही है, लेसन, अपना पाठ याद कर रही है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर अगर सब्जेक्ट में देखें एक ही वर्ड है और ये नाउन है, ये हमारा हेड वर्ड है, लेकिन मैं इसके पहले लिख दूं ए गर्ल, तो अब ये आपका गर्ल हेडवर्ड हो गया और एक क्या हो गया, क्वालिफायर। लेकिन मैं इसमें एक और बढ़ा दूं, ए गुड गर्ल मैंने लिख दिया, ए गुड गर्ल, तो ये आपका हेडवर्ड हो जाएगा और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा और ये आपका डिटरमिनर्स आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस लिखा जा सकता है। मैंने लिखा दिस बॉय इज रीडिंग हिज बुक, तो इसमें बॉय आपका हेडवर्ड है, दिस क्या है, आपका क्वालिफायर है। अब इसी में मैं कह दूं दिस गुड बॉय, मैंने कह दिया यहां पर दिस गुड बॉय, तो ये आपका क्या हो गया, हेडवर्ड, ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका डिटरमिनर। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं। या मैं बोलूं हिज एल्डर ब्रदर, हिज एल्डर ब्रदर, तो इसमें ब्रदर आपका हेडवर्ड हो गया क्योंकि ये नाउन है। एल्डर क्या हो गया, एडजेक्टिव है क्योंकि विशेषता बता रहा है, एल्डर बड़ा छोटा। और हिज क्या हो गया, आपका पॉजिटिव नाउन हो गया, तो ये डिटरमिनर में आ गया। तो आइए बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। इसी के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है वी अदर्स एट नॉट लाभ शुड, ये सेंटेंस सही नहीं लिखा हुआ है, इसे हमें सही क्रम में लिखना है। इसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट सब चीजें इधर उधर लिखी हुई हैं, सही क्रम में लिखना है। तो थोड़ा सा जानना होगा, जब हम अंग्रेजी लिखते हैं तो अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर होता है, अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या जिसे हम कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, इस क्रम में चलती है। और कभी कभी वर्ब में 2 क्रियाएं आ जाती हैं, तो एक हेल्पिंग वर्ब हो जाती है और एक मेन वर्ब हो जाती है और एक ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है अंग्रेजी लिखने का। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना होगा, फिर वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो जैसे ये सेंटेंस है वी अदर्स एट नॉट लाभ शुड, तो सबसे पहले आपको पहचानना है
कि इसमें बात क्या हो रही है, आपको थोड़ा सा हिंदी से सेंस लगाना है कि इसमें क्या बात हो सकती है। इसमें बात हो रही है हंसने की, किसी के ऊपर हंसने की। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको कि हमें दूसरों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, हमें दूसरों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन बन रहा है किसे नहीं हंसना चाहिए हमें, तो सब्जेक्ट कौन है, वी। सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें लाफ, लाफ मीन क्या होता है, हंसना, ये एक वर्ब है, मेन वर्ब है। और शुड, शुड आपकी यहां पर क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। वी शुड। अब नॉट, तो नॉट जो होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। वी शुड नॉट लाफ, उसके बाद आपका एट अदर्स, हमें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। तो अगर इसको हम देखें तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट। दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए, किस पर नहीं हंसना चाहिए, दूसरों पर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसमें लिखा है ट्रबल गेव अ ग्रेट डील ऑफ अस द रैट्स। थोड़ा सा अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है, बहुत आसान है। सबसे पहले हमारा काम है सब्जेक्ट को पहचानना। तो इसमें देखिए, अगर ट्रबल को देखें तो ट्रबल तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रबल का मतलब होता है परेशानी या संघर्ष। गेव, इसका मतलब देना होता है, ये भी वर्ब है। ए आपका डिटरमिनर्स है, तो ये भी आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ग्रेट आपका एडजेक्टिव है। और उसके बाद डील, ये भी आपका इसी के साथ, ये एक प्रकार से फ्रेज है, ग्रेट डील। अश, अश आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो बचा क्या, द रैट्स। रैट मीन चूहा होता है। तो द रैट्स, चूहे, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। द रैट्स गेव, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो द रैट्स गेव, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे, क्या या किसे लगाते हैं, तो चूहे हमें, तो यहां पर अस आ जाएगा। द रैट्स गेव अस अ ग्रेट डील, अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। द रैट्स गेव अस अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। तो यानी चूहे हमें संघर्ष का एक पार्ट पढ़ाते हैं। जैसे जब बिल्ली आती है, चूहे को खाने का प्रयास करती है, तो चूहा बचने का प्रयास करता है, अर्थात बिल्ली से अपने आप को बार बार बचाता है। ऐसे हमारा जीवन है, हमें अपने जीवन में अपने आप को बचाना पड़ता है कई चीजों से। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें डबल ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो चूहे हमें पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं या क्या सिखाते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, अर्थात एक संघर्ष का पार्ट पढ़ाते हैं। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट। फिर तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ही लॉट अ मनी ऑफ बारोड मी फ्रॉम। अब इसमें सबसे पहले क्या काम है, सब्जेक्ट को पहचानना, अर्थात इसमें पैसे उधार लेने की बात हो रही है। तो कोई व्यक्ति इसमें किसी से पैसे उधार ले रहा है, तो जैसे मी है, तो मी तो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। बारोड आपकी वर्ब है, उधार लेना। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है, आप भी प्रीपोजिशन है। मनी आपका पैसा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ही सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ही बारोड a lot of money from me, उसने मुझसे ढेर सारा पैसा उधार लिया। a lot आपका मतलब होता है ढेर सारा। he borrowed a lot of money from me, क्या लिया, पैसा लिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। किससे लिया, मुझसे लिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट। इसमें भी आपके डबल ऑब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्रम बना दिया। उसके बाद आपका चौथा सेंटेंस है, कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द। कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द,
सेंटेंस ना समझ में आए तो आप सेंटेंस को 2 बार 3 बार पढ़िए, थोड़ा सा प्रयास करिए कि बात में कहा क्या जा रहा है। हिंदी में आप थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं कि इसमें चूहे और बिल्ली की बात है। चूहे नहीं, बिल्ली और मेज की बात हो रही है। तो बिल्ली मेज के ऊपर जंप करती है, क्योंकि जंप वर्ड लिखा है। तो बिल्ली मेज पर कूदती है। कौन कूदता है? बिल्ली। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? कैट। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद क्या लिखना होगा? वर्ब लिखना होगा। कैट जंप्ड, कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली मेज के ऊपर कूदी। एक वर्ड इसमें छूट गया, द यहां पर 2 बार आया है। तो द आपका डिटरमिनर्स होता है, जो कि हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट से पहले लग सकता है। तो द को यहां कर देंगे। तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो इस तरह से हम लोग रीऑर्डरिंग करते हैं। 2-3 सेंटेंस और लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों, मैंने 2-3 सेंटेंस और लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसको डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा है आपका सेंटेंस, हिम गिव ईट टू समथिंग प्लीज। तो ये सेंटेंस हमको सही करना है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पहचानना होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है? अगर कभी इंपरेटिव सेंटेंस की बात हो, आप लोग सेंटेंस टाइप्स पढ़े भी होंगे। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो कभी जब इंपरेटिव सेंटेंस की बात होती है तो सबसे पहले उसमें क्या आती है? वर्ब, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अभी हमने आपको बताया कि अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। वो आपका असर्टिव सेंटेंस का नियम है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कर्ता जो होता है हमारा वो छिपा होता है। इसमें कर्ता यू होता है जो हिडन होता है। यानी कहा जाता है, जैसे मैंने कहा यहां से चले जाओ, तो इसका मतलब है तुम यहां से चले जाओ। उसमें कर्ता यू छिपा होता है। तो यहां पर कर्ता तो नहीं मिलेगा हमको, तो इसलिए सबसे पहले हमको V1 लिखना होगा। सबसे पहले इसमें V1 देखते हैं क्या है? वर्ब, यानी कि गिव भी है और ईट भी है, 2 वर्ब है। अब कौन सी वर्ब रखेंगे? क्योंकि इसमें बात हो रही है, थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़िए, हिम गिव ईट टू समथिंग प्लीज, अर्थात किसी को कुछ किसी को कुछ खाना देने के लिए बात हो रही है। तो देने की बात हो रही है, सबसे पहले इसमें गिव को रखेंगे। गिव हमने बताया कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, उससे। गिव हिम क्या? ईट, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। अब आपका प्लीज वर्ड छूट गया। तो प्लीज वर्ड इंडिकेट करता है कि सेंटेंस इंपरेटिव, क्योंकि रिक्वेस्ट हो रही है कृपया उसे कुछ खाने के लिए दे दो। तो प्लीज वर्ड को हम बाद में भी लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। चाहे तो आप प्लीज वर्ड को आगे लिख दीजिए और चाहे आप प्लीज वर्ड को पीछे लिख दीजिए। पीछे लिखेंगे तो कामा लगा देंगे, तब प्लीज लिखेंगे, और आगे लिखेंगे तो कामा लगाने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान देना होगा। तो अगर जब प्लीज को पहले लिखेंगे तो ये वाला जो जी है ये आपका स्मॉल में हो जाएगा, क्योंकि पंचुएशन भी आप लोग पढ़ेंगे जिसमें हमको कैपिटल लेटर और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डैश के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या होता है? अंग्रेजी का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होता है और उसके बाद वाले जितने भी वर्ड होते हैं उनका पहला लेटर स्मॉल में लिखा जाता है। तो इसलिए पहला लेटर अगर कैपिटल में हो गया तो ये फिर स्मॉल में हो जाएगा। या कोई प्रॉपर नाउन आता है जैसे राम, सोहन, मोहन, सीता, कविता, तो उसको कैपिटल से लिखते हैं, या बीच में कभी आई आ जाए तो उसको हम कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल में लिखा जाता है। तो प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी। ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी।
अर्थात इसमें हॉकी खेलने की बात हो रही है और समय शाम का है, संडे का दिन है और शाम का समय है, हॉकी खेलने की बात हो रही है। तो हम कैसे बोलेंगे? अगर हमें कुछ बोलना है तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हम संडे की शाम को हॉकी खेलते हैं या हम संडे की शाम को हॉकी खेलेंगे, जो भी है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना होगा, क्योंकि इसमें इंपरेटिव सेंटेंस की तरह ये सेंटेंस नहीं है, असर्टिव सेंटेंस की तरह। सबसे पहले क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। कौन हॉकी खेलता है? वी, तो हम। फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर आपका वर्ब आ जाएगा, वी प्ले। वी प्ले, हम खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। वी प्ले हॉकी। कब खेलते हैं? शाम को। वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। ऑन संडे, ऑन का ओ आपका स्मॉल में रहेगा और संडे का यस कैपिटल में रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, पंक्चुएशन में क्वेश्चन आ सकता है। दिनों के जितने भी नाम है वो हमेशा उसका जो पहला लेटर होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सारी चीजों को हम कैपिटल में लिखेंगे। तो वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। आप ऑन संडे को आगे भी रख सकते थे, ऑन संडे वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग, और आप बाद में भी रख सकते हो। अगला सेंटेंस है टू वेंट सी आई ताज द ब्रदर विद मी। अर्थात इसमें बात हो रही है ताजमहल को देखने की और भाई के साथ में। तो आप लोग कैसे बोलेंगे? मैं अपने भाई के साथ ताजमहल देखने गया। तो सबसे पहले कौन गया? मैं। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। आई, फिर वर्ब आई वेंट। आई वेंट टू सी द ताज विद माई ब्रदर। मैं अपने भाई के साथ ताज देखने गया। आई आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया। क्या देखने गया? ताज, ऑब्जेक्ट हो गया। और हूम किसके साथ गया? भाई के साथ। तो इस तरह से आपके रीऑर्डरिंग हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने बोर्ड एग्जामिनेशन के 7 सेंटेंस किए। इसी तरह से मैं नेक्स्ट डे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। समय हमारे पास बहुत कम है, कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को बहुत शॉर्टकट में पढ़ा के सीधा क्वेश्चन पे आ गए। तो इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता रहूंगा और बीच बीच में जो भी नई चीजें मिलती रहेंगी हम आपको क्वेश्चन के थ्रू बताते रहेंगे। और आज के लिए आपकी क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले दिन। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, समय बहुत कम है, हम लोग प्रयास करेंगे आपको पर डे। नेक्स्ट डे आपको दिग्विजय सर के द्वारा मैथ की क्लास भी मिलेगी और अजय सर फिजिक्स भी आपको पढ़ाएंगे। तो चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा बल मिलता रहे, हम आप लोगों के लिए कार्य करते रहें। धन्यवाद और आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए।